3। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 में। मैं हितन राजपूत आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सेशन लेके आया हूँ। इस सेशन के अंदर अपने जुलाई मंथ स्टार्ट करने वाले हैं और जुलाई मंथ के अंदर भी फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, ठीक है, 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक का अपने करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपेरेटिवली अगर अब तक का मैं जून के मंथ के साथ अगर कंपेयर करूँ तो ये वीक इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इतनी ज़्यादा न्यूज़ हमारे पास नहीं है जितना लास्ट वीक ऑफ जून था, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूज़ थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि पहला न्यूज कहां से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता ही है पहला न्यूज हमारा स्टार्ट होता है डे से स्टार्ट होता है, ठीक है। दिन रहते हैं जो इंपॉर्टेंट डेज जो इस वीक के अंदर रहे हैं वो वाले। तो पहला दिन आपके सामने है और कहां से स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है और सेलिब्रेट कब हुआ था, पहली बार हुआ था 1991 के अंदर सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, 1991 के अंदर। ओके अब देखो जितने भी जो डेज वगैरह अपने नेशनल के हिसाब से मनाया जाता है ये यूएन के हिसाब से नहीं, इंटरनेशनल कोई आपका ये इंपॉर्टेंट डेज की बात नहीं की जा रही, ये इंडिया के डेज की बात की जा रही है। तो ये जो भी डे मनाया जाता है कोई ना कोई स्टोरी रही होती है, किसी को याद किया जा रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर डे जो मनाया जा रहा है उसके पीछे कारण ये है, ये लेजेंडरी आप बोल सकते हैं जिनका नाम था डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 के अंदर और उनकी डेथ हुई थी 1 जुलाई 1962 के अंदर, ठीक है। तो इनका जन्म और ये मरण की बात करते हैं ये, ठीक है। तो उनको एक प्रकार से सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए भारत सरकार है 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है, ठीक है। काफी वेल नोन थे, डॉक्टर थे, एजुकेटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल वर्कर थे और साथ साथ में पॉलिटिशियन भी थे। बोले पॉलिटिशियन, यस पॉलिटिशियन भी थे और इन्होंने इवन ये बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। इनके बारे में और थोड़ा जानेंगे बट इसके पहले ये देखते हैं कि जो नेशनल डॉक्टर डे है उसके लिए थीम कौन सी है, क्योंकि मोस्ट टाइम ज्यादातर एग्जाम ये थीम लाइंस वगैरह ये पूछी जाती है। थीम क्या है, बिहाइंड द मास्क हु हिल द हिलर, बिहाइंड द मास्क हु हिल द हिलर, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जिनके लिए जिनके सम्मान देने के लिए बनाया जा रहा है, बिधान चंद्र रॉय की बात कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। बिहार के नहीं सॉरी वेस्ट बंगाल के ये सीएम थे, ही वाज आल्सो द सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल, ठीक है। 14 साल तक ये सीएम रहे हुए, काफी लॉन्ग टर्म था, 1948 से लेकर 1948 से 1962 तक ये आपके वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। और भी इनके बारे में अगर जाने तो इनको भारत रत्न भी दिया हुआ है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन सम्मान अगर बात करते हैं अवार्ड है वो भारत रत्न है और वो कब दिया था 1961 में 1961 के अंदर। तो देखो जितनी भी जो ये छोटी छोटी ये इंश्योर्स लेके आ रही है बहुत इंपोर्टेंट बन जाती है, ओके। और एक और चीज इनके बारे में बताया जाए तो ये महात्मा गांधी जी अपने इंडिया के जो राष्ट्रपिता, ठीक है, उनके फिजिशियन, पर्सनल फिजिशियन भी थे। He was also the personal physician of the Mahatma Gandhi ji. In the year 1976, the BC Roy, ठीक है, रॉय ऑफ कोर्स कहाँ के होते हैं, बंगाल के होते हैं, उनकी बात करिए। उनके सम्मान के अंदर 1976 ने भारत सरकार ने क्या कर दिया था, एक नेशनल अवार्ड भी उसके अंदर बना दिया इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। वो एस्टैब्लिश इन हिज मेमोरी टू रिकॉग्नाइज द एमिनेंट पर्सन वर्किंग इन द एरियाज ऑफ द मेडिसिन, साइंस, पब्लिक अफेयर्स एंड फिलोसॉफी, आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। तो एक अवार्ड भी दिया जाता है और ये अलग अलग सेक्टर्स भी है। तो काफी कुछ जान लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट न्यूज हमारी एक और डे से स्टार्ट होती है। 1 जुलाई को एक और दिन मनाया जाता है नेशनल सीए डे, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे बोला जाता है वो है, ठीक है। इसमें ज्यादा इतना कुछ जानने की बात नहीं है, पर ये देखते हैं कि जो सीए है, ओके, वो कौन सी बॉडी इसको देखते हैं अपने इंडिया के अंदर, तो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये फाउंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं आईसीएआई, इंडिया की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी के अंदर इसका नाम आता है। 1949 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। उसमें एक्चुअली उनका फाउंडेशन हुआ था 1 जुलाई को और इसी कारण की वजह से 1 जुलाई को इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है, ठीक है, सीए डे भी मनाता है। तो 2 दिन आ गए, एक तो सीए डे आ गया, एक आपका कौन सा आ गया, इसके पहले था वो डॉक्टर डे था, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, एक और डे वो रह गया है, वो इतना मुझे कई बार क्लास के अंदर भी मैं बताता है, वो मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई डे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डे। एक्चुअली एक काम करते हैं, वो इसके अंदर इस पीपीटी के अंदर नहीं है बट मैं बाजू में ही आपको पास में ही चीजें आपको बता देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का जो जन्म हुआ था, क्योंकि 1 जुलाई को एसबीआई डे भी मनाया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिन भी मनाया जाता है। और उसके वैसे कारण यही है कि 1 जुलाई 1955 में क्या है, एसबीआई का क्या हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये कारण है जिसकी वजह से एसबीआई डे मनाया जाता है। एक और चीज अगर बात करते हैं, एसबीआई जो अब की बार की बात करें 1 जुलाई को कितने साल का हो गया है, तो 75 ईयर्स हो गया, उसके कितने 75 ईयर हो गए, क्लियर है। तो ये इस पीपीटी के अंदर नहीं है, ठीक है, ऐड करना रह गया होगा पर मैंने आपको बता दिया।
ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ओके एक नया न्यूज है, किसके बारे में न्यूज है ये, ठीक है, ये ऐप के बारे में। धीरे धीरे आप देख सकते हो कि जो भारत सरकार है वो मोबाइल ऐप, टेक्निकल चीजें, एआई की तरफ ज्यादा झुकती जा रही है, और इसी प्रोसेस के अंदर, इसी स्टेप के अंदर वो देख लेगी MOSPI। अब MOSPI क्या रहता है उसके बारे में तो देखेंगे ही, ठीक है। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स ऐप फॉर द सीमलेस एक्सेस टू द ऑफिशियल डेटा, ठीक है, ऑफिशियल डेटा। अब क्या है, कैसे है, एक बार देखते हैं। रिसेंटली द नेशनल सैंपल सर्वे, जिसे बोलते हैं NSO बोला जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बोला जाता है, अंडर द, किसके अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है, ये जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे बोलते हैं MOSPI, जो अपने टाइटल में था। तो ये एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अंदर में जो एक संगठन है, एक आप बोल सकते हैं ऑफिस है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, उन्होंने लॉन्च किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स डे 2025। क्लियर है, चलो तो इतनी बात होगी। अब आगे देखते हैं, इट हैज एन इंटरेक्टिव। अब इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स ऐप है भी क्या, ठीक है, क्या है ये, ठीक है। तो इट हैज एन इंटरेक्टिव की ट्रेंड डैशबोर्ड, क्या एक डैशबोर्ड है, शोकास्टिंग द इंपोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर विद डायनामिक विजुअलाइजेशन ऑफ क्रिटिकल मैट्रिक्स इंक्लूडिंग द GDP, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट डेटा। मतलब सिंपल है कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डैशबोर्ड रहेगा, वहां पर ऑफिशियल डेटा आपके सामने रखा जाएगा कि अभी इंडिया का GDP कितना है प्रेजेंट में, जैसे क्योंकि ये डेटा क्या बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो GDP का डेटा हो गया, प्रेजेंट में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, ये सब डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मगर एक जगह नहीं मिलता है, तो लोगों के पास इजीली पहुंच नहीं पाता है। तो सिंपल इन्होंने एक ऐप बना दिया और उसको क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, जिससे कोई भी अपने इंडिया का सिटीजन है और कई बार से भी आप बैठे हुए तो अपने इंडिया के डेटा आप इजीली उसे फीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, और कंज्यूम कर सकते हो, ये वाली बात है। ओके तो क्रिएटिंग एन ऑल encompassing data ecosystem where every stakeholder can seamlessly access official data on the go। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो आप कहीं भी जाके इसको क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। सिंपल एक आपको एक ऐप है वो उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज पे चढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं, वो आपका कौन सा है, ESIC एक संगठन है। ESIC का पूरा नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये रहता है। इसकी अलग से वैकेंसी भी आती है, ठीक है। जो अपने बैंक की तैयारी करते हैं वही सिलेबस रहता है, अलग से कोई सिलेबस रहता भी नहीं है। नाम से आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि एसआईसी करता क्या है, ठीक है। तो जो इंप्लॉइज रहते हैं उनको इंश्योरेंस देने का कामकाज करता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इन्होंने रीलॉन्च किया है, मतलब ऑलरेडी पहले से ऐसी कोई ना कोई स्कीम थी, इसको फिर से इन्होंने रीलॉन्च किया है, उसका नाम है स्प्री 2025। ये इसका नाम आपको याद रखना, रीलॉन्च किया है, ठीक है। और इनका टर्म कहां से लेके कहां तक है, जुलाई 1 से लेके दिसंबर 31 2025 तक इनका टर्म रहेगा, इसका टर्म, ओके। अब ये पहली बार जब पहले जो ये तो रीलॉन्च हुआ, इसके पहले कभी तो कभी लॉन्च हुआ होगा, तो 2016 के अंदर क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, फर्स्ट टाइम की बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, करने के पीछे कारण क्या, अभी क्यों लाया 2016 वाली चीज अभी लाने के पीछे कारण, क्योंकि इंडिया को नीड है, ठीक है, जितने लोग एम्प्लॉइज है वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के अंदर कवर करे, मैक्सिमम लोगों को हम क्या करते हैं, कवर करना चाहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपांडिंग ESI कवरेज अक्रॉस द कंट्री में इसको फैलाना चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छी स्कीम थी। और इसके बारे में जानते, द रिन्यूड स्प्रीज विल बी ओपन फ्रॉम द 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025। ऑफरिंग, ये ऑफर क्या करता है, ऑफरिंग अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू फॉर द अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स एंड द लेफ्ट आउट द वर्कर, ठीक है। अभी तक जो लोग ESIC के अंदर कहीं ना कोई उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि भैया अभी भी आपके पास एक विंडो ओपन है, आप आओ और उसके आने से रजिस्टर करो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉय का रोल रहेगा। जो लेफ्ट आउट वर्कर बचे हुए, अभी भी ऐसे एम्प्लॉय है जो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे, उनके लिए कहीं ना कहीं विंडो ओपन की हुई है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्पररी स्टाफ टू एनरोल अंडर द ESI एक्ट। देखो एक्चुअली इसमें क्या रहता है, जो परमानेंट जो जॉब्स जो एम्प्लॉइज होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है या नॉर्मली जो कंपनीज रहती है, ठीक है, जिनका अच्छा बढ़िया से काम का धंधा पानी चल रहा है, ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉइज को ये सब ESI के अंदर जो सैलरीज वगैरह बेनिफिट्स वगैरह देने का कामकाज करते हैं, जैसे जो आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह रहता है वो भी इसको प्रोवाइड करते हैं। मगर बात करें जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम है,
टेम्पररी स्टाफ है तो वो इन सब का बेनिफिट नहीं ले पाते। सरकार चाहती है कि चलो आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो, 8 महीना 9 महीना 1 साल 2 साल के लिए भी आप आए हो तो उसका बेनिफिट लो, ठीक है। तो ये सरकार की सोच है, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो एम्प्लॉयर्स है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, विल बी ट्रीटेड एज अ कवर फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन or as declared by them, while newly registration employees will be covered from their respective date of the registration। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब से आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा, क्लियर है। तो ये बात हो गई ESIC ने जो नई स्कीम है इसको रिलॉन्च किया उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं कि जो मोदी जी है, आपको पता ही है न्यूज में काफी था कि 5 देश की विजिट पे निकल गए, और इस 5 देशों के अंदर मैं अगर कहीं ना कहीं अगर नोटिस करूं कि ये 5 देश के अंदर क्या कॉमन है, तो कॉमन मिलता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो इंडिया के पास नहीं है। तो इंडिया चाहता है कि ऐसे देश के साथ टाई अप करे जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वहां से वो चीजों को इंपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया को बहुत सारी नई नई चीजों की नीड है, और उनको कहीं ना कहीं फाइनल प्रोडक्ट में बना के वर्ल्ड को सप्लाई करे, एक्सपोर्ट करे, ठीक है। तो इसी के अंदर देख रहे थे कि देखते हैं मोदी जी कहां कहां इन्होंने विजिट करने के लिए गए हैं। तो इनका टर्म है 2 से लेकर 9 जुलाई तक का टर्म है, ठीक है। तो इतने दिन में वो घाना एक हो गया, ठीक है। आपका रहेगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो करके इसका नाम है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, नामीबिया है, ठीक है। तो ये 5 कंट्री है, ओके। इसमें इंपोर्टेंट कंट्री की बात करें तो ब्राजील और उसके अर्जेंटीना का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बाकी सब कंट्री इतनी हमें पॉलिटिकल इतनी पावरफुल नहीं दिखती है, मगर 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 इन सब कंट्रीज के पास में क्या नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार है। अर्जेंटीना की बात करते हैं बहुत ज्यादा है, टोबैगो की बात करते हैं बहुत ज्यादा है। तो इंडिया कहीं ना कहीं उनके टाइप करना चाहता है, और टाइप हो भी गया, क्योंकि इतनी बड़ी इंडिया जैसी बड़ी कंट्री अगर इन कंट्रीज को सपोर्ट दे रही है, वहां पर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनके लिए भी बड़ी बात है, क्लियर। तो पहला अगर फेज की बात करते हैं ऑन द फर्स्ट लेग, ठीक है। तो ही विल अंडरटेक, ही मतलब किसकी बात करें, मोदी जी की। ही विल अंडरटेक अ 2-day विजिट ऑफ द घाना। तो घाना देखो 7 दिन में से 2 दिन तो घाना को इन्होंने दे दिए, ठीक है। द फर्स्ट बाय द इंडियन पीएम इन द ओवर 3 डेकेड। 30 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया को कोई पीएम है वहां पर जाके विजिट कर रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है घाना के लिए भी, ठीक है। अब घाना के प्रेसिडेंट कौन है, ये सब भी अपने एग्जाम में, जैसे घाना में गए तो वहां के प्रेसिडेंट हो गया, उनकी कैपिटल होगी, करेंसीज है, ये सब स्टेटिक आपके लिए न्यूज काम की हो जाती है, ठीक है। तो घाना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जॉन डारामनी महामा, ठीक है। और आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर उसका जो घाना की जो कैपिटल है वो आपको लिखनी है, और कैपिटल के साथ में अगर आप करेंसी भी लिख लो तो मजा ही आ जाए, ठीक है। घाना की कैपिटल और करेंसी ये स्टेटिक है जो आपको पूछा जा सकता है, तो लिखिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं, जो एक तो घाना विजिट कर लिया, सेकंड पे कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके कौन है, क्रिस्टीने काला, ठीक है। और इसका रहेगा, और से बोलते हैं क्रिस्टीने काला कंगालो करके, या फिर कंगालू बोल लो, या कंगार बोलते वो बोल लो, जैसे जैसे अपने को याद रहे। अब इनके बारे में बात करते हैं, तो ये अब की बार जो अपने इंडिया का जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा उसके चीफ गेस्ट रहने वाला है, ये चीफ गेस्ट एट द प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो ये उनके जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया को विजिट करने वाले हैं, ओके। और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वहां की कौन है, आपका रहेगा मिसेज कमला प्रसाद की बात की जा रही है। तो ये भी ऑफ कोर्स जो कमला है वो इंडियन ओरिजिन की है, ओके। अर्जेंटीना की अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट की बात करें तो जेवियर मिले करके का नाम है, तो जेवियर आपको नाम याद रखना है। और साथ साथ में मोदी जी है वो ब्राजील को भी विजिट कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी करेंगे, बात करेंगे। अब ब्राजील पे विजिट करने का कारण यही है क्योंकि अब की बार ब्राजील क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है ब्रिक्स समिट को कर रहा है, ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स कौन सी समिट है, कौन से नंबर की है, 17 नंबर की ये समिट है, और ये कहां होने वाली है, रियो डी जेनेरो, जो कहां पर है, ब्राजील के अंदर एक आप जगह है, ठीक है। 6 से लेकर 7 जुलाई तक ये समिट होने वाली है। अब बात करते हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो उनका नाम है ल्यूइस इनिकोला लूला डा सिल्वा, ऐसे इनके करके नाम है, ओके। नामीबिया जो लास्ट कंट्री है इन 5 के अंदर, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट का नाम है आपका रहेगा नंदी करके, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे हमें कहीं ना कहीं इंडियन जो नाम के अंदर फ्लेवर रहता है वही अपने को याद रहता है, अदरवाइज आपको उसका याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो काफी कुछ इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये सब के सब, अब आपको कैपिटल करेंसी तो करवानी थी, बट ऑलरेडी मैंने इधर एक फोटो ही रख दिया जिसके अंदर सबके कैपिटल हो गए, गाना हो गया, त्रिनिदाद हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील, नामीबिया, इनके कैपिटल आपके सामने, ठीक है। इनके प्रेसिडेंट आपके सामने,
इनके पीएम है। अब बोले पीएम में ओनली इस ये टोबैगो का ही है क्या, बाकी का नहीं है क्या? देखो हर जगह पीएम और प्रेसिडेंट नहीं होता, नॉर्मली आप देखोगे तो कहीं या तो प्रेसिडेंट होगा या तो पीएम होगा, मगर इंडिया जैसी कंट्री और भी जैसे कंट्री है वहां पर दोनों ही पोस्ट रहते हैं, ठीक है। और ये उनके क्या है, उनके कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं वो वाला, ठीक है, क्योंकि जितने भी कॉन्टिनेंट, इतने बात की इतने बड़े बड़े कोई कॉन्टिनेंट है भी नहीं, ठीक है। तो इस एक बार इस फोटो का बच्चे से आप देख लीजिएगा, पॉज करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब स्टैटिक में पूछा जाता है, इसकी वजह से मुझे ये डेटा लाना पड़ा। अब बात करते हैं लास्ट सेशन के अंदर मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट 17A की बात की थी, फिर से न्यूज के अंदर है। आपको पता है इस जो लास्ट अपने वीक के अंदर अपने बात की थी, जो नीलगिरी की अंदर बात हुई थी, उसके अंदर मैंने उदयगिरी की भी बात हुई थी 17A के अंदर, जो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा उसके अंदर खर्च कर रही है, उसके अंदर क्या स्टेल्थ जो फ्रिगेट रहते हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, रसिया से कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है न्यूज में कौन है, इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट जिसका नाम है उदयगिरी, डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी को ये डिलीवर होने वाली है। इंडिया के अंदर तो आ गई थी पर इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। इसका नाम है यार्ड 12652, जो आपको इसका ऑफिशियल नाम है, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको उदयगिरी याद रखना है। ये बिल्ड कहां पर हुआ था, तो माजागांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी ऑन 1 जुलाई 2025। तो 1 जुलाई को ये क्या होगा कि ये गोवा के अंदर जो आपको माजेगांव डॉक शिपयार्ड है, ठीक है, उनके थ्रू उस डॉक पे कहीं ना कहीं इनको डिलीवर कर दिया जाएगा। ओके, उदयगिरी इज द सेकंड अमंग द सेवन प्रोजेक्ट 70A फ्रिगेट, ठीक है। इसमें से कौन से वाले हैं, सेकंड है फ्रिगेट है, अंडर द कंस्ट्रक्शन एज एट माजेगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड इन मुंबई एंड गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं GRSE कोलकाता। ये दोनों कंपनियां आपको याद रखना, जब भी फ्रिगेट वगैरह या नेवी की कोई न्यूज रहती है तो कहीं ना कहीं इन दो कंपनीज का नाम बहुत न्यूज में रहता है। ओके, वैसे प्रॉपर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको जैसे आइडिया भी लग जाता है तो अपना काम चल जाएगा। नीलगिरी के बारे में बात करते हैं। नीलगिरी इज द फर्स्ट ऑफ द इंडिजिनियस बिल्ड प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट हैंडेड ओवर टू द नेवी इन द दिसंबर 2024। एक्चुअली नीलगिरी की बात करते हैं 17A के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं रसिया से हम लोगों ने उनकी जो चीजें ले रखी है, ठीक है, पर इसका प्रोडक्शन पूरा का पूरा कहां पर हुआ, इंडिया के अंदर हुआ है, क्योंकि ये स्वदेशी है, ठीक है। नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट 17A आर एडवांस फॉलो ऑन वेसल ऑफ द शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि कौन सा क्लास है, शिवालिक वाला लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, एक और एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम क्या है देखते हैं, जिसका नाम है रेल वन। रेलवे मिनिस्टर लॉन्चेस द रेल वन ऐप एज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पैसेंजर सर्विसेज। सबके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्होंने निकाल दिया है, जिसका नाम है रेल वन। नाम के अंदर की वन ही सीमित है, एक ही सीमित है, ठीक है। अब आपके अपने इंडिया के अगर रेलवे मिनिस्टर की बात करते हैं तो कौन है, अश्विनी वैष्णव। इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। The app gives passenger easy access to the service such, चाहे टिकट बुकिंग की बात हो, ट्रेन की बात हो, PNR नंबर की इंक्वायरी की बात है, जनरल प्लानिंग की बात है, रेलवे की जितनी भी सर्विसेज है ना वो आपको एक जगह मिल जाएगा। और मैंने आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं कि इस प्रकार से ये एप्लीकेशन कुछ ये दिखती है। क्लियर है, चलो। तो ये सब सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज है, नथिंग न्यू। और इन्होंने क्या कर दिया, सबको कंबाइन कर दिया और एक जगह आपको अवेलेबल करा दिया है, वो आपका है रेल वन। कैबिनेट ने क्या कर दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेप आप बोल सकते हैं, इसकी भयंकर में नीड थी, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते कि क्या है ये एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव है भी क्या, ठीक है। इंसेंटिव्स बहुत सारे सुने, बट ये कौन सा वाला इंसेंटिव है और ये किसको, एम्प्लॉयर को मिलने वाला है, एम्प्लॉयज को मिलने वाला है, और ये कैसे हेल्प करेगा जॉब जनरेट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्कीम की बात करते हैं, गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली है, तो 99,446 करोड़, ठीक है, जो लगभग मैं बोल सकता हूं 1 लाख करोड़, ह्यूज अमाउंट, इतना सारा पैसा गवर्नमेंट इसमें खर्च करने वाली है। अब क्या है इसके बारे में ऑब्जेक्टिव, क्यों खर्च कर रही है देखते हैं।
टू सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पहला ही इसका ऑब्जेक्टिव में देखिए कि हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि हमारा यूथ है उनका जो भी जॉब्स नहीं मिल रही है, अपने इंडिया में सबसे बड़ी बेरोजगारी, इंडिया ग्रो कर रहा है मगर जो यूथ है उनका जॉब नहीं है, और जॉब है तो बहुत ही उनका वेज बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, तो उसके लिए हमें ऐसी जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, जॉब को जनरेट करना पड़ेगा। इनहेंस द एम्प्लॉयर अवेलेबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल सेक्टर। देखो आज अपने जॉब तो कर रहे हैं पर आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ऐसा बनाया जाए जहां पर हमारे इंप्लॉइज है उनको कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी भी दी जाए। और ज्यादातर हमने ये फोकस किया किसके ऊपर, कौन सा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर इन्होंने फोकस किया। एम के बारे में और बात करते हैं, फॉर्मलाइज द वर्कफोर्स, ठीक है, जो वर्क फोर्स है उसको ज्यादा फॉर्मल किया जाए, इनफॉर्मल ना रहे, क्योंकि अगर फॉर्मल होगा तभी जाकर वो बेनिफिट दिए जाएंगे। एंड एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी, जिसके अंदर क्या रहेगा, ईपीएफओ का बेनिफिट दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड भी दिया जाएगा, इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ये आपने आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जॉब तो कर रहे हो बट आपको किसी प्रकार कोई बेनिफिट नहीं दिए जा रहे, सिंपल आपको एक पगार है वो सीधे अकाउंट में आ जाता है, बात खत्म, कोई पीएफ नहीं कट रहा, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सरकार चाहती है कि जो ये ट्रेंड है चल रहा है लोकल लेवल पे, ठीक है, इसको कम से कम किया जाए, ठीक है। और 2 मिलियन ऑफ द यूथ एंटरिंग द ऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर, ठीक है। टारगेट की बात कर रहे हैं कि इस जो मूव लिया है भारत सरकार ने इससे कितना जनरेट होगा, ठीक है, जॉब, तो 3.5 करोड़ फॉर्मल जॉब्स क्रिएट होने वाली है। बहुत सारी जॉब्स आप इसे बोल सकते हैं, अब ये होगी नहीं होगी बात की बात है, मगर इतना सारा पैसा खर्च अगर सही डायरेक्शन में हो रहा है तो हो सकता है, ओके। और इंक्लूडिंग 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम वर्कर्स ओवर द पीरियड ऑफ द 2 ईयर। 2 साल के अंदर इतना बड़ा डेटा रखा हुआ है कि इतने सारे लोगों को ये बेनिफिट करने वाला है, ओके। टाइमलाइन की बात करते हैं कि कब से लेके कब तक ये जॉब्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो अगस्त 1 2025 से लेके जुलाई 31 2027 तक, तो 2 साल का ये टर्म है जब तक इतनी जॉब्स है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और भी जानते हैं इसके अंदर एक्चुअली प्लान ए है और प्लान बी है। प्लान ए किसके लिए वो देखते हैं, इसके अंदर इंसेंटिव दिया जाएगा कि फर्स्ट टाइम जो इंप्लॉय रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो वाले, जो पहली बार अगर मान लेते हैं कि आप फर्स्ट टाइम आपको जॉब मिली है और आप ईपीएफओ पर रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ईपीएफओ क्या रहता है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोविडेंट फंड देने का कामकाज करता है, ठीक है। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर पहली बार वन टाइम वेज मतलब पहली बार जो सैलरी आपको मिलेगी ना उसमें सरकार आपको कितने की सब्सिडी देगी, 15,000 दिया जाएगा, ठीक है, 15,000। बट इसमें कंडीशन कैप रखी हुई है, जो आपका ईपीएफ का जो वेज है वो आपका लेस देन 1 लाख का मंथ होना चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट दिया जाएगा। इतना आप नहीं देखो तो 15,000 आपको याद रखना है। एक और चीज, ये 15,000 आपको पैसा दिया जाएगा वो एक साथ में नहीं दिया जाएगा, वो 7,500 की 2 इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपको पैसा दिया जाएगा। ये भी याद रखना है, जो इसमें इधर मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं। डिसबर्समेंट की बात करते हैं, इधर लिखा हुआ है 2 इंस्टॉलमेंट, सॉरी इधर मेंशन है, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ, और वो भी 6 महीने के बाद में, ओके। एंड 12 मंथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका, वरना तो कैसा लगे जॉब पहली बार लोग 15,000 लेने के चक्कर में कई जॉब ज्वाइन कर लेंगे फिर उसके अंदर छोड़ देंगे, तो 6 महीने का मिनिमम टाइम रहेगा, तो 6 से लेके 12 महीने के बीच वाला टाइम है, उस दौरान सरकार आपको बेनिफिट देगा, किसको, इंप्लॉइज को। फर्स्ट टाइम इंप्लॉय की बात करें 15,000 दिया जाएगा, ठीक है, तो यही है। और ये भी ऐसा नहीं कि आप जो 15,000 आपको दिया जा रहा है वो आप ऐसे ही उड़ा दो, इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा। उस सेशन में आपको बताया जाएगा कि आपको पैसा कहां पर यूज करना है, किस तरीके से उसको प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या दी जाएगी, पहले फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम आपका एक बनाया जाएगा और वो आपको अटेंड करना कंपलसरी है, तब जाके बेनिफिट दिया जाएगा। सरकार पैसा बांट रही है पर ऐसे नहीं बांटेगी, ठीक है। चलो सेविंग फीचर्स की बात करते हैं, पार्ट ऑफ द अमाउंट इज हेल्ड इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट टू द इनकरेज सेविंग हैबिट भी क्रिएट हो, तो ये हो गया प्लान ए। अब बात करते हैं प्लान बी। प्लान ए किसके बारे में था, एम्प्लॉइज के बारे में, ठीक है, मगर प्लान बी है वो एम्प्लॉयर के लिए, सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेटेड विद द ईपीएफओ। दोनों के अंदर बेनिफिट कब मिल पाएगा, जब ईपीएफओ पे रजिस्ट्रेशन है तभी जाके बेनिफिट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा।
ठीक है। Establishment will be required to hire at least 2 additional employees for employer with less than 50 employees और 5 additional employees। ओवरऑल ऐसा है कि आप अच्छी मात्रा में अगर अपने एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो तब जाके आपको बेनिफिट दिया जाएगा और आपको ईपीएफओ पर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। इंसेंटिव कितना दिया जाएगा, ठीक है, 1,000 रुपया। मतलब ओवरऑल इसमें सब के लिखा हो उसका वेज कितना है, उसका वेज अगर मान लेते 10,000 या उससे कम है, ठीक है, 10,000, इसमें मान लेते हैं कि उसका 9,000 जितना है तो उसको 1,000 का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब के सब आपके सामने ये इधर आपको इंटरवल एक प्रकार से आपको दे दिए जाएंगे कि 1,000 कब मिलेगा, 2,000 कब मिलेगा, 3,000 कब मिलेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी। तो मैक्सिमम अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो 3,000 तक का बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक है, किसको बेनिफिट दिया जाएगा, ये एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। अगर एम्प्लॉय को हायर करता है, उनको बेनिफिट दे रहा है, तब जाके एम्प्लॉयर को ओवरऑल क्या रहेगा। एम्प्लॉयर है, मगर मैं कोई जॉब, मेरी कोई कंपनी है, मैं अगर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं मुझे जेब से करने की जरूरत नहीं है, सरकार मुझे वो बेनिफिट देगी और वो मुझे पास ऑन करना है एम्प्लॉय की तरफ। ठीक है, तभी तो वो क्या रहेगा, ज्यादा वो मोटिवेट होगा। ठीक है, और 2 साल फॉर द ऑल सेक्टर, इसका ड्यूरेशन है कि 2 साल हर सेक्टर के अंदर आपको बेनिफिट दिया जाएगा, एक्सटेंडेड टू द 4 ईयर इन द मैन्युफैक्चरिंग। मगर अगर आपकी कोई प्रोडक्शन लाइन वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पर ये बेनिफिट 4 साल तक आपका ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो काफी कुछ अपने पढ़ लिया है। अब आगे बात करते हैं नासा। इतना सारे 2 महीने से अपने पढ़ रहे हैं, पर नासा इतना न्यूज में नहीं था, बट अभी है न्यूज में। ठीक है, अभी फोटो देख सकते हो, ये तो रियल में सन लिख रहा है। ठीक है, सन है, बट इस फोटो के अंदर भी कितना पावरफुल लग रहा है, देखो। ठीक है, अब नासा ने क्या किया है, एक्सप्लोरेट हंटिंग spacecraft discover a cool new alien world that is a bigger than Jupiter। तो नासा ने क्या है, कहीं ना कहीं फाइंड किया, एक नई डिस्कवरी की है, ठीक है, और उसका नाम रखा है कुल। ठीक है, और ये जो जुपिटर है उससे भी काफी बड़ा है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्पेसक्राफ्ट इसका नाम क्या है, द ट्रांजिस्टिंग एक्सप्लोरेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे बोलते हैं TESS। ठीक है, इसने डिस्कवर किया है कि एक्सप्लोरेट कॉल्ड, जिसका नाम रखा है TOI 4465। ये बहुत ज्यादा विशाल है, भव्य है। ठीक है, और ये कितना दूर है, 400 लाइट ईयर दूर है, कहां से, अर्थ से, तो काफी दूर है, पर इसकी हमने डिस्कवरी कर ली है। और अगर इसका जुपिटर से अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो मास है वो 6 टाइम है उसका, तो काफी बड़ा हो गया, 6 टाइम इतना बड़ा है। विड्थ की बात करें तो 1.25 टाइम दैट ऑफ द जुपिटर। ओके, तो इसकी काफी मैसिव साइज है। ठीक है, तो आपको इतना सब नहीं पता हो तो इसकी हेडलाइन आपको याद कर दो तो भी काम हो जाए। कुल इजीली याद रख सकते हैं, दिख रहा है, आप देख सकते हो, काफी कुल है ये। ओके, चलो, प्रेसिडेंट मुर्मू न्यूज में है, इन्होंने क्या किया है, तो जो मुर्मू अपने इंडिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। कहां पर बना रखी है, गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी इन्होंने क्या कर दिया, उसका उद्घाटन किया है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, आयुष यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर कर रखी है। बस इतना आपको याद रखना है। और गोरखनाथ मतलब गोरखपुर, उनके नाम से ही ये गोरखपुर है, वो सिटी बनी है। आगे बढ़ते हैं, एक अपॉइंटमेंट है न्यूज के अंदर। आरबीआई ने अपॉइंट किया है केशव रामचंद्रन को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो, जो आरबीआई के अंदर सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, आरबीआई गवर्नर, देन आफ्टर है डेप्यूटी गवर्नर, और जो उससे 3rd नंबर पे जो रहती है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है और उनका नाम है केशवन। ओके, केशवन रामचंद्रन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा जाने तो 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, और पहली बार जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो 1935 में कहां पर, कोलकाता था। बट 1937 में ये हेडक्वार्टर कहां पर शिफ्ट हो जाता है, मुंबई के अंदर। ओके, और भी इसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनली प्राइवेटली ओन था, ऑफ कोर्स, जो पहले जो आरबीआई था उसे ओन प्राइवेट करते थे, मगर बाद में इसको 1949 के अंदर इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और फिर नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण। व्हेन प्राइवेट एंटिटी कन्वर्ट इनटू पब्लिक एंटिटी, इस प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण बोला जाता है। तो आरबीआई का 1949 के अंदर क्या हो जाता है, राष्ट्रीयकरण, और उसके बाद में 100% इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाती है। क्लियर है। चलो
आगे बढ़ते हैं, एक और अपॉइंटमेंट है आपके सामने, फोटो में आप देख सकते हो। इन भाई साहब का नाम है रवि अग्रवाल। क्या नाम है? रवि अग्रवाल। इनका टेन्योर जो ये क्या है, सीबीडीटी के चेयरपर्सन है, इनका टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जून 2026 तक ये क्या रहेंगे, फिर से, ठीक है, आपके सीबीडीटी के चेयरमैन रहेंगे। ओके, तो थोड़ा जानते हैं पहले है भी क्या ये सीबीडीटी, ये थोड़ा देखते हैं। सीबीडीटी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। ये चेयरमैन 1 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ गया है, ठीक है। रिटायर कब हो गए, चलो छोड़ो, इसने अपने अपने लिए कोई काम का नहीं है, मगर सीबीडीटी क्या है ये थोड़ा जानते हैं। तो सीबीडीटी द पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द ईयर इन 2024, ठीक है। ये सब तो ठीक है। ओवरऑल ये कि सीबीडीटी का मेन काम काज क्या है, तो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो डायरेक्ट टैक्सेस, और जब भी डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा टैक्स कौन सा है, इनकम टैक्स, आय कर जिसे बोला जाता है। तो ये है सीबीडीटी, ठीक है। फोटो देखना आप लोग। और भी इसके बारे में है कि ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है जितने भी अपने इंडिया के जो डायरेक्ट टैक्सेस के लॉ है वो यही बनाने का काम करता है। और कौन से किसके डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1964 के अंदर। इस सब के सब स्टेटिक डेटा है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और फॉर्म कब हुआ था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू एक्ट 1963, आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू। दोनों के दोनों बाइफर्केट कर दिए थे उस समय। तो ये मेन जो मैंने आपको हाईलाइट वाले पॉइंट कर रखे हैं, अगर ये आपको पता है तो काम हो गया आपका। चलो कॉड की बात करते हैं। 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, वो आपका कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब ये ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन कौन से, पहले तो यूएसए, इंडिया, जापान और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। इन चारों ने क्या कर दिया, जो प्रशांत महासागर और उसके बाद हिंद महासागर वगैरह है, ठीक है। हिंद महासागर विशेषकर उसके अंदर कहाँ किसका चले, चाइना का ज्यादा बोलबाला ना हो, उसके लिए एक नया, ये चारों संगठन, चारों देश साथ में आगे उन्होंने एक नया संगठन बना दिया, उसका नाम है क्वाड। बहुत सारे यूएसए के प्रेसिडेंट आते हैं, कोई सपोर्ट करता है, कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। जो यूएसए से ज्यादा कहीं ना कहीं एलाई रहते हैं, कोई पिया उनकी जो प्रेसिडेंट है वो क्वाड को इतना भाव नहीं देता, सिंपल। और जब भी कोई ऐसा रहता है कि जो चाइना को कोई वहाँ के जो प्रेसिडेंट पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट अगर चाइना को पसंद नहीं करते हैं तो वो क्वाड को थोड़ा भाव देना स्टार्ट कर लेता है। और जैसे वो भाव देता है उसके अंदर क्या होता है, वो न्यूज़ में रहता है। तो काफ़ी समय से, लास्ट 1-2 साल से क्वाड इतना न्यूज़ में भी नहीं था, पर अभी है न्यूज़ में। देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। द कोस्ट गार्ड ऑफ द कोऑर्डिनेशन India, Japan, and the US and Australia have launched the code at the Sea Ship Observer Mission, ठीक है। तो ऑब्जर्वर मिशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है टू डीपन मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। मैंने बोला ना, इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है। इंडो पैसिफिक मतलब जैसे आप बात करें ना, ठीक है, जो इंडिया का जो नीचे वाला जो पार्ट है, पैसिफिक वाला पार्ट, जिसे इंडो पैसिफिक बोलते हैं, ठीक है, वो वाला। ओके, हिंद महासागर की अपने आप में बात की जा रही है और कुछ भी नहीं है। Okay, the observer at the sea engagement marks as the first of its kind initiative among the Indian Coast Guard। मतलब ओवरऑल चारों देशों के जो कोस्ट गार्ड है वो सब साथ में आएंगे और एक प्रकार से मैरीटाइम एक्टिविटीज करने का कामकाज करेंगे, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है, डन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, बिहार के जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम, ठीक है। क्या नाम है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम। और भी कुछ स्कीम से इन्होंने लॉन्च की है। अब क्या है प्रतिज्ञा, नीतीश कुमार जी किसकी प्रतिज्ञा करने की बात कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। अब ये प्रतिज्ञा स्कीम क्या करेगा, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसा कहीं ना कहीं दिया जाएगा किसको, यूथ को, जो जवान लोग हैं उनको। बट किसके लिए, जो इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स रहते हैं। देखो अपने इंडिया में भी समस्या क्या है, यूथ बहुत सारा है, ठीक है, वो ग्रेजुएट भी हो जाता है, पढ़ भी लेता है, मगर जब इनके स्किल की बारी आती है कि भैया बताओ तुम्हारे पास कौन सी स्किल है, तो उसके अंदर स्किल ही नहीं है। वो इवन क्या है कि 4 लोगों के बीच में बोल भी नहीं पाते। तो ये स्थिति अपने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की, या फिर अपने बोल सकते हैं अपने यूथ की। तो धीरे धीरे सरकारें क्या कर रही है, स्किल वाले जो प्रोग्राम्स है वो चलाने का काम काज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, इंटर्नशिप प्रोग्राम आफ्टर क्लियरिंग देयर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे 12वीं क्लास का जो एग्जाम है वो एक बार क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। एम की बात करते हैं, एम टू एड्रेस द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनहेंस इंडस्ट्री रेडीनेस अमंग द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चाहते हैं वो लोग। ओके, इस स्कीम के अंदर कौन से लेके कहां तक की एज है, क्योंकि यूथ के अंदर तो देखो राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं तो अभी भी यूथ हूं, ठीक है। तो सबका यूथ का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर एज है, एज कितनी, 18 से लेके 28 साल तक अगर आपकी एज है तो आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट में ऐसा रहेगा कि आपको स्किल्स दी जाएगी, ठीक है। तो फेस द 12th इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूट वगैरह
डिप्लोमा है, ग्रेजुएट्स है, जो पीजी कर रखे स्टूडेंट है, उनको कहीं ना कहीं आपको उनको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। क्लियर है? ये है, ये किसने स्टार्ट किया है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम की बात करते हैं तो बिहार ने किया है। और भी जानते हैं, और इन्होंने कुछ और भी उन्होंने स्कीम्स है वो बेनिफिट देने का काम काज कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी गिवन फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम द 3 मंथ टू 12 3 महीने से लेकर 12 महीने का जो टाइम है उसके अंदर आपको ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही आपके अकाउंट के अंदर पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, दोज हु हैव द क्लियर द हायर सेकेंडरी एग्जाम उनको 4000 महीना पैसा दिया जाएगा इंटर्नशिप के लिए। बहुत अच्छी बात है। अब ये पैसा सही डायरेक्शन में यूज हो, ये चैलेंज है। ठीक है, तो आईटीआई जो डिप्लोमा पास कैंडिडेट है उनको 5000 दिया जाएगा। तो ये तो पैसा बढ़ता ही जा रहा है भैया। ठीक है, 4000 किसके लिए? हायर सेकेंडरी एग्जाम्स के लिए। अगर आपने आईटीआई का डिप्लोमा कर रखा है तो आपको क्या मिलेगा? 5000 पर महीना। और आप ग्रेजुएट हो या आप बात करते अगर आपने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको 6000 महीना मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखना, जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। ये है बिहार। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यूथ हु विल गो फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम आउट ऑफ देयर होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विल गेट एडिशनल 2000 पर मंथ एज लाइवलीहुड सपोर्ट, वाइल द दोज डूइंग इंटर्नशिप आउट ऑफ द स्टेट विल गेट द एडिशनल 5000 पर मंथ लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर मैक्सिमम 3 मंथ। ये भी इन्होंने ध्यान रखा है, अगर मान लेते हैं आप इंटर्नशिप करने के लिए आप अपने स्टेट के अंदर ही अगर और कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, दूसरे जिले में जा रहे हो, तो आपको वहां के रहने के लिए महीने का 2000 रुपया भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप बिहार से बाहर कहीं जा रहे हो, किसी और स्टेट में जा रहे हो, तो आपको 5000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये पैसा कब तक आपको मैक्सिमम मिल सकता है? 3 महीने के लिए। क्योंकि आपके जो स्किल जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, वो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने तक का होता है, उससे ज्यादा होता नहीं नॉर्मली और जनरली। 3 महीने तक आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। कलाकार मतलब आर्टिस्ट की बात की जा रही है, जिसके पास कला है, जिनके पास आर्ट है। इन अनदर डिसीजन द कैबिनेट अप्रूव अ प्रपोजल ऑफ द आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट टू गिव अ पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ टू द आर्टिस्ट अंडर द मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। तो जो आर्टिस्ट है उनको 3000 रुपए महीने की क्या पेंशन के लिए पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी सोच रहे हैं। ओके, पेंशन विल बी गिवन टू दोज आर्टिस्ट हु हैव गिवन एटलीस्ट 10 ईयर टू द ट्रेडिशन क्लासिकल विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट इन ऑर्डर टू द हेल्प रिजर्व और प्रिजर्व द स्टेट रिच कल्चर हेरिटेज। उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, वरना तो कोई भी एरा गहरा आएगा और बोलेगा बताओ हाँ मैं आर्टिस्ट, हमें तो 3000 महीने का। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार ये भी देखेगी, ठीक है, कि उसके पास कहीं ना कहीं 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भैया इसने रियल में वहाँ का कल्चर को और उनकी जो धरोहर है उसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए और फिर उसको लोगों के सामने लाने के लिए उसने अपने आर्ट का कहीं ना कहीं काम किया लोगों के बीच में लाने के लिए, तो ही उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एटलीस्ट 50 साल। आर्टिस्ट एज का कितना होना चाहिए? कम से कम उसके 50 साल उम्र होनी चाहिए। देयर एनुअल इनकम शुड बी नॉट एक्सीड 1.2 लाख, और उसके साल की इनकम 1.2 लाख से ज्यादा नहीं है तभी जागे। उससे ज्यादा है तो उसे पैसे की जरूरत ही नहीं सरकार की ना। ठीक है, तो ये सब जरूरी है, वरना क्या रहेगा? पैसे का मिसयूज होगा। बहुत सारी योजना है इस वीक के अंदर। ठीक है, इस योजना के बारे में बात करते हैं, पर पानी पी लेते एक बार। चलो, एक्चुअली क्या इतनी हेल्थ अच्छी है नहीं अभी, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा आराम आराम से अपने पढ़ रहे हैं। ओके, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की बात कर रहे हैं, गुरु शिष्य की बात करते हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, प्रमोट and develop the state rich culture heritage including its the rare and the endangered art। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम भैया अपने इंडिया का जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं बचाने का काम काज कर रहे हैं, उसके लिए ये योजना को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगा, किसको बेनिफिट मिलेगा? तो टैलेंटेड जो यूथ है ना उसको 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा बाय द गुरु, 2 year ट्रेनिंग बाय गुरुज टू प्रिजर्व द रेयर एंड द endangered art besides the publishing them। ठीक है, ऐसी उनके पास आर्ट है, ठीक है, जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं है, वो कहीं ना कहीं दी जाएगी। 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। इस स्कीम के अंदर गुरु विल गिवन द 15,000 पर मंथ एज एन इंसेंटिव। गुरु को 15,000 रुपया दिया जाएगा। वही अगर बात करते हैं जो वाइल
म्यूजिशियन विल गिवन द 75,000 एंड द आपका पुलिस में रहेगा उसको आपको कितना 3,000 दिया जाएगा। तो म्यूजिशियन के लिए कितना है 7,500। ठीक है, तो ये है सब डेटा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके सामने अब क्या चीज़ों को थोड़ी मैंने सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि डे बाय डे क्या बहुत सारा करंट अफेयर इकट्ठा होता जा रहा है। ओके, जो गुजरात के सीएम है जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल या भूपेंद्र पटेल बोलो, उन्होंने लॉन्च किया एक योजना जिसका नाम है जन सुरक्षा आपका रहेगा संतुर्ति अभियान इन गांधीनगर। गांधीनगर क्या है, कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, गुजरात की। इस योजना के बारे में जानते हैं कि क्या है, कैसे इसमें रहेगा। तो ये कैंपेन हेल्ड होने वाला है अक्रॉस द कंट्री। कहां से लेके से जुलाई 1 से लेके सितंबर 30 तक रहेगा। 2 महीने का टाइम है, आप बोल सकते हैं जुलाई और सितंबर की बात की जा रही है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, इट एम टू आइडेंटिफाई द एलिजिबल सिटीजन who have not yet received the benefit under the government welfare schemes। सिंपल ये है ऐसा है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाएगा जिनको अभी तक किसी भी प्रकार के जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं मिला है, तो उनको अवेयर करने का काम करेगा, उनको बेनिफिट देने का कामकाज करेगा, और यही है एक योजना। ठीक है, तो जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान इन गांधीनगर ऐसा करके स्कीम कवर कौन कौन सी होगी इसके अंदर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आपको पता ही 12 रुपए वाला बीमा, 360 वाला बीमा, वो वाले बीमा की बात कर रहे हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में बात कर रही है, जनधन योजना है। द कैंपेन आल्सो इंक्लूड द अपडेटिंग केवाईसी फॉर द जनधन योजना। तो ये सब के सब इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। क्लियर है? चलो, आंध्र प्रदेश, एक स्टेट की न्यूज ज्यादा चल रही है। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है डीजी लक्ष्मी स्कीम है ये। ठीक है, टू एम्पावर द अर्बन पुअर वुमेन। जो गांव के सॉरी शहरों के अंदर जो पुअर जो औरतें रह रही है, वुमन रह रही है, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए स्कीम है जिसका नाम है डीजी मतलब डिजिटल लक्ष्मी। अब क्या है इसके लिए जानते हैं थोड़ा। ठीक है, इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड द डिजिटल इंक्लूजन एंड वुमन लेड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कि उद्यमी तो हो, व्यापारी तो हो, बट कौन से वाले व्यापारी, अगर आप लेडी हो तो लेडी व्यापारी है तो उसको ये उनके लिए बेनिफिट दिया जा रहा है। वुमन लेड एंटरप्रेन्योरशिप, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च्ड द डीजी लक्ष्मी स्कीम टू एस्टैब्लिश 9,034 कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, सरकार चाहती है, सीएससी पॉइंट नहीं होता, अगर आप अपने गांवों के अंदर या फिर इसका ना अपने सिटी के अंदर देखा होगा कि एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी एक शॉप होती है प्राइवेट की होती है, इसके अंदर आधार कार्ड, पान कार्ड और बाकी बहुत सारी चीजें हैं स्टेट की, जो अलग अलग फॉर्म्स वगैरह रहते हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं सरकार वाली चीजें आपको सिटीजन को इजीली मिल जाए, एक जगह मिले, वो सब कामकाज करते हैं, उसे बोलते हैं सीएससी पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो 9,034 कॉमन सर्विस सेंटर कहीं ना कहीं बनाए जाने वाले हैं। हर जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पर ये सेंटर्स होंगे। एम क्या रहेगा, जो डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमन है। ठीक है, ऑपरेशनलाइज द गवर्नमेंट वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर्स। क्या बात है, एक फैमिली में एक तो एंटरप्रेन्योर होना ही चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हो रही है इधर भैया। ठीक है, इट्स डिजाइन टू डिजिटली एम्पावर पुअर वुमन हु आर पार्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप गिवन देम एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर कंडीशन है कि अगर वो वुमन है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर पार्ट है, तो उनको कहीं ना कहीं ये अवसर, ये इनको मौका दिया जाएगा सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। क्लियर है? चलो, एक और चीज, ये लास्ट वाली न्यूज काम की है। The plan is set up 9,034 common service center, also called, इन सर्विस सेंटर को क्या बोला जाएगा, एटॉम कॉसिक, सॉरी कॉसिक क्या आपका रहेगा, कियोस्क भी बोला जाएगा, इन अर्बन एरिया अक्रॉस द स्टेट। उनके लिए एक वर्ड किया जाएगा, एटॉम करके वर्ड भी यूज किया जाएगा। क्लियर? चलो, सीएससी के बारे में फटाफट देख लेते हैं। सीएससी रन बाय द एलिजिबल, कौन रन कर सकता है, जो एलिजिबल, जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन है उनको। ठीक है, उनको ऑफ कोर्स पहले ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, सपोर्ट भी किया जाएगा। ओके, और कौन कौन से रहते हैं, कैसे उनका रहेगा, मैरिड होनी चाहिए। ठीक है, वो एंड लोकल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो आंध्र प्रदेश की लेडी होनी चाहिए, तभी उनको बेनिफिट दिया जाएगा। एज चाहिए 21 साल से लेकर 40 साल तक का एज होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज तो वो कैसे करेगा। बेसिक स्किल होनी चाहिए, उसके पास एक लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन वगैरह होना चाहिए। ओन अ स्मार्टफोन एंड हैज अ बेसिक डिजिटल स्किल। क्योंकि ये सब चीजें होगी तभी तो वो ये काम कर पाएगी, अदरवाइज सीएससी सेंटर कैसे चलाएगी, एटॉम कियोस्क कैसे वो रन कर पाएगी, वो कर ही नहीं पाएगी ना। बस यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है।
आगे बात करें दीपिका पादुकोण, यस। तो क्यों है दीपिका न्यूज में? दीपिका पादुकोण बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड विद स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम। ठीक है, तो पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी है, इंडियन बनी है, ठीक है, जो हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम में गई है, स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम। फोटो भी आप देख सकते हो, इस प्रकार से कुछ ये जैसा दिखता है। ठीक है, तो बस इतना आप याद रखो, बाकी सब आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा कि कैलिफोर्निया वगैरह वगैरह ये सब है। ओके, चलो। आमिर खान, ठीक है, आमिर खान को भी कहीं ना कहीं सम्मान दिया गया है। आमिर खान क्या है, चीफ गेस्ट रहे किसके, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न, जो कहाँ पर है, मेलबर्न कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 2025 के उसके चीफ गेस्ट ये रहने वाले हैं। ठीक है, कौन से नंबर का ये एडिशन है, 16वें नंबर का ये एडिशन है, और कब से कब होने वाला है, अगस्त 14 से लेके 24 तक ये हेल्ड होने वाला है। ठीक है, चलो। और इनको क्यों किया जा रहा है, उनके पीछे ये चीफ गेस्ट के पीछे कारण ये है कि इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है बॉलीवुड के अंदर, इंडियन सिनेमा के अंदर। अब मोदी जी की बात करते हैं तो जहां जहां जा रहे हैं वहां उन देश के जो हाईएस्ट जो ऑनर रहते हैं, सिविलियन अवार्ड्स है, वो सबके सब जैसे बांट रहे हैं, भैया आओ और लेते जाओ लेते जाओ। ठीक है, तो इसका आपके सामने ही मैंने बहुत सारी इतनी बड़ी लिस्ट ही रख दी है कि भैया कौन कौन से देश है जिन्होंने उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है वो दिए हैं, वो सब बताऊंगा। पर अब देखते हैं कि ये न्यूज में अभी क्यों है। ये फोटो है वो किनका है, पीएम मोदी जी को, ठीक, घाना के जो घाना का हाईएस्ट ऑनर ऑफ द डिस्टिंग्विश स्टेटमैनशिप का अवार्ड इनको दे रखा है, और इस प्रकार से ऐसा कुछ ये फोटो दिखता है। ठीक है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, इसका नाम ये रहता है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, इनको ये दे रखा है। ठीक है, ये अवार्ड आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश है जिन्होंने मोदी जी को बहुत सारी चीजें बांटी है। उसमें एक सेप्रस है, श्रीलंका है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं वरना सेम सेम दिखेगा। श्रीलंका है, मॉरिशस है, कुवैत है, गुयाना है, क्योंकि आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जूम भी करोगे तो भी चीजें आपको नहीं दिखेगी। बारबाडोस है, नाइजीरिया है, ठीक है, फिर रसिया है, ग्रीस है, फ्रांस है, इजिप्ट है, रिपब्लिक ऑफ द पलाउग है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया है, फिजी है, भूटान है, यूएस गवर्नमेंट का मिला है, लीजन ऑफ द मेरिट मिला है, बहरीन है, ठीक है, मालदीव है, यूनाइटेड अरब अमीरेट जिसे बोलते हैं यूएई, पैलेस्टीन है, ठीक है, और भी है इसके अंदर अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया। तो ये जितने भी इतने सारे जो देश है नहीं नहीं करके 20 तक पहुंच रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को दिए हुए। तो हमारे लिए अच्छी बात है, काफी गर्व की बात है। मैंने आपके सामने लिस्ट ही रख दी, बात ही खत्म। इंडिया ने रिजॉइन किया है किसका, ठीक है, तो आपका रहेगा यूनिकोड करके आपको याद रखना। ये है यूनिकोड, है भी क्या, तो ग्लोबल लैंग्वेज सपोर्ट है। ठीक है, इसके अंदर इमोजीज वगैरह ये है, ओके, ये सब बनने का काम काज होता है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, मैती बोलते हैं, इन्होंने रिजॉइन किया है, ठीक है, यूनिकोड के कंसोर्टियम को, ठीक है, एज अ सपोर्टिंग मेंबर ऑफ द ईयर। ठीक है, बिकम द वन ऑफ द जस्ट 2 गवर्नमेंट मेंबर विद द वोट ऑन द बॉडी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले की बात करता है, आईटी मिनिस्ट्री वाज प्रीवियसली अ मेंबर फ्रॉम द 2000 से लेके 2019 तक अपने मेंबर थे। ठीक है, देन फॉर द 1 ईयर इन 2021। ठीक है, तो ये पहले के टर्म की बात की जा रही है, अब की बार ये है। अब ये क्या होता है, ये यूनिकोड जो आपके सामने ये आप देख सकते हो, है भी क्या। ठीक है, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द यूनिकोड स्टैंडर्ड्स। तो यूनिकोड स्टैंडर्ड्स है उनको डेवलप करने का कामकाज करता है। यूनिफॉर्म रहता है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जो इसके मेंबर्स हैं वहां पर इस प्रकार से कोड चले, कोडिंग चले। इट डिसाइड, ये क्या डिसाइड करता है, हाउ टेक्स्ट एंड इमोजीज आर शोन ऑन द कंप्यूटर, कि जो इमोजीज है वगैरह, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए। कई बार क्या है कि स्टेट कंट्री वाइज कंट्रीज है, इमोजीज है वो वेरी करते हैं, आप वो प्रेस करोगे तो कंप्यूटर और डैशबोर्ड में वो सेम चीज नहीं दिखने वाली। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि डिसाइड हाउ टेक्स्ट एंड इमोजी आर शोन ऑन द कंप्यूटर एंड द फोन्स वर्ल्ड वाइड, सेम दिखना चाहिए, सो डेट लैंग्वेज फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड स्मूथली ऑनलाइन। इससे क्या रहेगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऑनलाइन लैंग्वेज है वो एक यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे, स्मूथली रन करे। ये है अपना पर्पज इनका। क्लियर है, चलो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद ने प्रिपेयर कर दिया है टू फाइट चाइल्ड एक्सप्लोटेशन, मतलब जो बच्चों के साथ या बच्चों के ऊपर शोषण हो रहा है उनके लिए, विद द ऑपरेशन मुस्कान 11। याद रखना,
उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि ऑपरेशन मुस्कान 11 कौन सी किसने लॉन्च किया, तो हैदराबाद ने कर रखा है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने चाइल्ड की हेल्पलाइन भी है 1098 और 112, ये आप याद रखना। ठीक है, हैदराबाद की पुलिस है, उन्होंने लॉन्च किया ये, और ये चलेगा इनिशिएटिव कब से लेके 1 जुलाई से लेके जुलाई 31 तक। तो ऑफकोर्स 1 मंथ का ये इनका इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है जो चलेगा। ठीक है, ये करने के पीछे कारण यही है, जो मिसिंग अब तक के चिल्ड्रन है उनको ढूंढा जाएगा, एग्रेसिवली ढूंढा जाएगा, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। ठीक है, जो माइनर्स को फ्रॉम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एक्सप्लोटेशन, कि जहाँ जहाँ भी भैया शोषण हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से उनको बचाया जाएगा, चाहे वो बैगिंग के अंदर हो, मतलब वो भिखारी हो, चाहे उनका चाइल्ड लेबर हो रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो उनका ट्रैफिकिंग हो रहा है, या उसके अन्य बाउंडेड जो लेबर है, एक बॉन्ड ही कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन सब से बचाने का कामकाज करेगी हैदराबाद की पुलिस। ठीक है, और उसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान, और वो भी कौन से नंबर का 11। द पुलिस वुड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर दर्पण टू आइडेंटिफाई द मिसिंग एंड द अनआइडेंटिफाइड द चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, एक दर्पण जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके जरिए ढूंढने का कामकाज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, आपके सामने टेम्पलेट आप देख सकते हो। ठीक है, कि वुमेन की सेफ्टी की विंग्स वगैरह है, तेलंगाना वगैरह वगैरह, क्योंकि हैदराबाद का किसका पार्ट है, ऑफकोर्स तेलंगाना के अंदर आता है। एक और डे आपके सामने 5 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। थीम सीधे थीम पे आ जाते हैं, कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। याद रखना, देखो जितनी भी थीम्स आप लोगों ने नोटिस की होगी, काफी लंबी है, काफी बड़ी है, मगर आपको याद तो रखनी पड़ेगी। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ओके, चलो आगे बात करते हैं। सीधा 5 जुलाई आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इतना खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर याद रखना। पौंडीचेरी बिकम द फर्स्ट वन, पौंडीचेरी का पहला ऐसा बन गया यूटी, ठीक है, फर्स्ट वन टू इंक्लूड द स्क्रीनिंग फॉर टीबी पेशेंट अंडर द इनिशिएटिव ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम चलने वाला है, इसका नाम है फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। इसके जो टीबी के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग करने का काम किया जाएगा, इनको इंक्लूड करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री अडॉप्शन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, इसे बोलते हैं एनएमसी, इन द इंडिया वेयर मेडिकल स्टूडेंट अडप्ट, मेडिकल स्टूडेंट है वो अडप्ट करेंगे 3 से 5 फैमिलीज एज पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी आउटरीच। ठीक है, तो उनको ये काम दिया जाएगा मेडिकल स्टूडेंट को, कि 3 से 5 फैमिलीज हैं, उनको कहीं ना कहीं आउटरीच करने का कामकाज किया जाएगा। ठीक है, टू इंटीग्रेट कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर लर्निंग इनटू द एमबीबीएस करिकुलम, क्योंकि ये एमबीबीएस के करिकुलम के अंदर ही इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो 2 काम होंगे। ठीक है, पौंडीचेरी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, ऐसा पहला स्टेट बन गया है, ठीक है, जो स्क्रीनिंग करेगा किसका, टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं, वो करेगा। ठीक है, तो ये सब है। इफ एनी मेंबर लिखा हो, इफ एनी मेंबर ऑफ द अडॉप्शन फैमिली इज फाउंड टू हैव सिम्टम्स ऑफ द टीबी, द स्टूडेंट असिस्ट विद बोथ डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। अगर वो स्क्रीनिंग के दौरान उनको पता चलता है कि ये इस व्यक्ति को तो क्या टीबी है, तो उसका ट्रीटमेंट करने का काम, जो भी इसको नीड है वो उसको करने का भी काम उसी जो मेडिकल स्टूडेंट है उसका ही रहेगा, वो करेगा उसको। ठीक है, चलो, यस, सरकार उसको सपोर्ट करेगी। ओके, अब देखो धीरे धीरे इतनी टेक्नोलॉजी हो रही है कि इंदौर में जो घर बनेंगे ना, उसके घर के बाहर भी क्या होगा, क्यूआर कोड होगा। ओके, और वो क्यूआर कोड बहुत कुछ चीजें बताएगा, क्योंकि कोड तो आपको क्या करता है, कुछ ना कुछ वो शॉर्ट फॉर्म ही तो रहता है, राइट। इंदौर लॉन्चेस एज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट विद द क्यूआर कोड। ये आपके सामने क्या है, टैगलाइन है, और कितना प्यारा फोटो आपके सामने देख सकते हो। ठीक है, घर के आगे मैंने क्या रख दिए है, बहुत सारे कोड रखे हुए हैं। चलो इसके बारे में जानते हैं क्या है, ये क्यूआर कोड से क्या ही होगा, देख लेते हैं। तो ये किसने किया है, एमपी ने नहीं किया। एमपी के अंदर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसे बोलते हैं आईएमसी, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल हाउस एड्रेस। ठीक है, कि देखो हर घर का एड्रेस होता है, उसके जरिए तो उसके घर पे पार्सल वगैरह पहुंचते, राइट। तो अब क्या होगा पता है, उनका क्यूआर कोड बना दिया जाएगा, जिससे इजीली, काफी इजी हो जाएगा। आप देखो, सोचो ना आप, ठीक है, तो विद द ऑफिशियल क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट सच इनिशिएटिव इन द कंट्री, तो पहली बार ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ द स्पेशल डिजिटल प्लेट्स विद द यूनिक क्यूआर कोड आउटसाइड एवरी हाउस इन द सिटी।
हर सिटी के सॉरी जो इंदौर के अंदर जो है जितने भी घर है उनके बाहर एक प्लेट लगी रहेगी, उस प्लेट के ऊपर क्या रहेगा, क्यूआर कोड रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं, आउटसाइड द एवरी हाउस इन द सिटी। द प्रोजेक्ट इज लिंक्ड टू द डीजी पिन। डीजी पिन के बारे में ऑलरेडी मेरे पास में बात हो रखी है, जो भी अपना पोस्टल एड्रेस रहता है उसकी जगह डिजी पिन भी में आ गया है, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं लिंक किया जाएगा, किसके साथ, डिजी पिन के साथ किया जाएगा। जब जैसे ही हमने क्यूआर कोड को स्कैनिंग करेंगे उसके अंदर क्या रहेगा, हमें क्या बताएगा, सो द ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, ठीक है, जीपीएस बेस्ड द डिजिटल एड्रेस रहेगा। तो उसके अंदर क्या उस घर का एड्रेस मिलेगा और वो भी किसके, जीपीएस के हिसाब से बताने का काम काज करेगा। तो कितना ईजी हो जाएगा किसी के घर तक पहुंचना, ठीक है। इसका यूज भी होगा और मिसयूज भी होगा। पाकिस्तान देखो काफी खराब न्यूज है, ठीक है, इसके लिए पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि पाकिस्तान जैसी कंट्री को भी कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी मिल रही है, ठीक है। ऐसे कंट्री को जो डिजर्व कुछ नहीं करते उनको जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंसी इनको मिल रही है, ठीक है। 1 जुलाई के लिए मतलब क्या रहेगा, एक मंथ के लिए ये प्रेसिडेंट रहने वाला है। बोले 1 महीने के लिए पाकिस्तान नहीं, बाकी जितने भी देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर होते हैं 15। पास्ट में अपने इसके बारे में बात कर रखी है। 5 होते हैं P5 परमानेंट, ठीक है, और 10 होते हैं टेम्पररी। अब जो 10 में से उनका कहीं नहीं रोटेशन बेस पे है, उनके अल्फाबेट के फॉर्म में, कि भैया ए पे है, अगर ए पे कोई कंट्री है तो उसको पहले 1 महीने का मिलेगा प्रेसिडेंसी का, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी, इस प्रकार से। तो पी तक पहुंचे तो पाकिस्तान को ऐसे मिल गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वाह काफी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है तो इसको ये काम दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, द वर्ल्ड बॉडी पावर सेंटर, ठीक है, इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान अभी क्या चल रहा है, ठीक है, 2 साल के लिए टेम्पररी आपका क्या है इसके अंदर मेंबर है, ठीक है। 2 ईयर टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, या फिर बोल सकते टेम्पररी, ऑफ द यूएनएससी विच बिगेन इन द जनवरी 2025। ओके, अब पहले बता देता हूं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, द प्रेसिडेंसी रोटेट मंथली से रोटेट होता है अमंग इट्स द 15 मेंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ऐसा चेंज रहता है। अब पाकिस्तान से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं इसके अंदर काम करे, उनका नाम है असीम अहमद, याद रखना, ठीक है। और अगर बात करते हैं यूनाइटेड जो नेशन है उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो आपका आंसर रहेगा एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। तो नाम आप याद रखना, ओके। और भी जानते हैं नॉन परमानेंट मेंबर की बात करते हैं, टेम्पररी मेंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी कौन है 2025 से लेकर 26 तक, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, लताविया एंड लीबिया, ये वाली बात होगी जो अभी भी बने, ओके। और नॉन परमानेंट दे ज्वाइन इन द 5 नॉन परमानेंट मेंबर की बात की जा रही है, ठीक है, जो 2024 के अंदर हुए थे। उनका नाम है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। तो सब मिला के ये 5 और ये 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। ये है टेम्पररी मेंबर, क्योंकि इनका टर्म रहता है 2 साल के लिए रहता है। परमानेंट के अंदर कौन है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये बात होगी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। पर यूनाइटेड नेशन तो बहुत बड़ा है, यूएन जिसे बोलते हैं, इसके जो ऑर्गन है उनके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखो सब मिला के इसके ऑर्गन आपको मिलेंगे 6। इसके अंदर एक तो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, अभी सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई, एक यूएन का सेक्रेटरीट भी है, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है, जिसे बोलते हैं इकोसॉक बोलते हैं, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो आपका आंसर रहेगा द हैग, ठीक है। हैग के अंदर है, नेदरलैंड के अंदर आ रखा है, ठीक है। तो काफी कुछ हमने जान लिया है, आगे बढ़ते हैं, ओके। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। बाकी और अगर देखा जाए तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर मिलेगा, न्यूयॉर्क, जो कहां पर आ रखा है, यूएसए के अंदर आ रखा है। बाकी हर एक चीज इसके अंदर मेंशन है ही, जो मैंने ऑलरेडी अपने बात की है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। रसिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट में जो करंट सरकार है वो किसकी है, ठीक है, तालिबान की है। तो उन्होंने तालिबानियों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक्सेप्ट कर दिया, बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि हाँ ठीक है, मतलब अब ऑफिशियली रसिया है, ठीक है, वो तालिबान के साथ बात करेगा, ट्रेड करेगा, एक सरकार की जगह वो ट्रीट करेगा, क्योंकि बाकी और कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हाँ, बैकडोर से इंडिया भी कहीं ना कहीं तालिबान के साथ बातचीत करता है, सब रखता है, और रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि अब उनकी डेमोक्रेसी तो वह खत्म हो गई, और अफगानिस्तान के साथ अगर अच्छे से अगर हमें रिलेशन अभी मेंटेन करने हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर जो भी शासक हैं उनके साथ अच्छा हमें बना के रखना पड़ेगा,
ठीक है। तो रसिया के एम्बेसडर जिनका नाम है, ठीक है, रशियन एम्बेसडर टू द काबुल जिसका नाम है डेमित्री, मेड द अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान। आमिर खान, क्या बात है। तो ये है भैया आमिर खान, ये रसिया के एम्बेसडर है जो अफगानिस्तान के अंदर है। रसिया हैड एक्सेप्टेड द क्रेडेंशियल्स ऑफ द न्यू एम्बेसडर ऑफ द अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपना खुद का एक जो एम्बेसडर है उन्होंने भेज दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया है। नो अदर कंट्री हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान गवर्नमेंट दैट सीज्ड पावर इन द अगस्त 2021। जैसे आपको पता है कि 2021 के अंदर यूएस वहां से भाग गया था, निकल गया था कि भैया अब बहुत हो गया, अब हम अफगानिस्तान के अंदर इतना राज नहीं करना चाहते, बहुत हमारे रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो गए। जैसे ही वो गए अगले दिन वापस किसका राज आ गया था, तालिबान का आ गया था, राइट। तो वो ब्लंडर था। ओके तो तब से लेके अब चल रहा 2025, अभी तक कोई किसी ने भी सरकार ने, कोई भी ऐसी कोई सरकार नहीं जिसने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया हो। अभी रसिया उस लिस्ट में नंबर 1 बन गया है। However, China, UAE, Uzbekistan and Pakistan have all designated ambassador to the Kabul in a step toward the recognition। ठीक है, तो ये सब के सब इस लिस्ट के अंदर अभी धीरे धीरे ऐड होने वाले हैं। हो सकता है फ्यूचर के अंदर इंडिया भी आए, क्योंकि इंडिया को सूट करता है कि अफगानिस्तान अपने फेवर में रहे। ओके, पीएम मोदी को एक और अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया था। वो अब वो जो पहले मिला था वो घाना से मिला था, अब ये किससे मिला हुआ है, त्रिनिदाद एंड टोबागो, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको मिला हुआ है, इनका नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड द टोबागो। ठीक है, याद रखना। ओके, और इसके पहले वो घाना को मिला था, ये वाली बात होगी। और बाकी सब तो अपने उनके पीएम और जो उनके प्रेसिडेंट्स है वो सब मैंने आपको बता दिया था। इवन कैपिटल और करेंसी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था आज ही इस वीडियो के अंदर। ओके, बस वही लिस्ट आपके सामने, ठीक है। साइड में आ जाता हूँ, एक बार इसका फोटो भी लेना चाह रहे हो तो फोटो ले लेना स्क्रीनशॉट के जरिए, ठीक है, सब आपको मिल जाएगा। बाकी आपको ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। कहाँ मिलेगी, study@247 पे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, ठीक है। बाकी आप सेशन को थोड़ा शेयर करना, देखना अच्छे से, काफ़ी हम लोग इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मेहनत का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए हमें, ठीक है। सी फ्लड करके एक ऐप है, ठीक है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, इनका नाम है CR पाटिल, ठीक है, याद रखना CR पाटिल इनॉग्रेटेड द सी फ्लड। इस ऐप का नाम सी फ्लड, इंडिया का पहला यूनिफाइड वेब बेस्ड द फ्लड आपका रहेगा इन यूडेशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म। सिंपल सी भाषा में बोले तो एक ऐसा ऐप है, ठीक है, कि जहां पर जो फ्लड्स के पहले से आपको बता दिया जाएगा कि कहां कितनी स्थिति बन रही है फ्लड्स वाली, ठीक है। तो ये वेब बेस्ड द रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग करने का काम करेगा, प्रोवाइड्स 2 डे एडवांस, पहले से ही 2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, फोरकास्ट कर देगा कि भैया ये जगह इधर फ्लड है, वो बाढ़ आ सकता है, राइट। पूरा का पूरा आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। डेवलप किसने किया है, सीडेक पुणे। याद रखना, ये जहां जहां टेक्नोलॉजी आती है आईटी वाली, वहां पर सीडेक पुणे आपका न्यूज में रहता ही है। सीडेक पुणे का नाम क्या है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, याद रखना। एंड सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके साथ में CWC ऑफ कोर्स, क्योंकि वाटर की बात हो गई, क्योंकि वो तो आईटी वगैरह बना देगा, वो टेक बना देगा, बट डेटा कौन देगा, तो वाटर कमीशन अपने इंडिया के अंदर है, वो डेटा देने का काम काज करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट इन द गंगा रेजुएशन बोलेंगे, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति, ये सब के सब साथ में मिलकर इन्होंने ये सी फ्लड ऐप करके बनाया है। इस इनिशिएटिव को बात करते हैं एग्जीक्यूटिव अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसके अंदर ये सब ये ऐड किया जा रहा है, तभी तो सीडेक वगैरह इसके अंदर क्या है आया है। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं गिफ्ट सिटी। आपको पता ही है कितनी बार मैंने गिफ्ट सिटी के बारे में बात की है। तो यूएई का एक बैंक है जिसका नाम है मसरक, ठीक है, वो एंटर हो चुका है। तो यूएई का ऐसा पहला बैंक है जो मसरक ने अपनी ब्रांच ओपन कर दी है, और यही है न्यूज, ज्यादा कोई न्यूज नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। फॉर्मली नोन एज द बैंक ऑफ ओमान जिसे बोलते थे, अभी क्या हो गया, मसरक हो गई है, ठीक है, वो अभी इंडिया में आ गया है और उसने अपना ब्रांच कहाँ ओपन कर दिया है, बताइए, गिफ्ट सिटी के अंदर। चलो, नोवाक जोकोविच काफी न्यूज में रहते हैं, हर कोई इनको जानता होगा, नहीं जानता हो तो आप देखो कितने लेजेंडरी है, इन्होंने कितनी सारी चीजें अपने लाइफ में अचीव की है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। नोवाक जोकोविच अचीव द अनोदर माइलस्टोन विद हिज 100 द विंबलडन विक्ट्री। विंबलडन जो एक नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर भी इन्होंने 100 बार उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, 100 विक्ट्री आफ्टर द फेडरल का नाम सुना होगा आपने, एक आपका रहेगा नवारा टिलोरोवा का नाम सुना होगा, फेडरल का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने,
ठीक है। उनके बाद में तीसरा ये व्यक्ति बना है जिन्होंने 100 है वो टाइटल्स है वो जीते हैं, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच बिकम ओनली द थर्ड प्लेयर इन द विंबलडन हिस्ट्री, विंबलडन हिस्ट्री की बात करते हो तीसरे नंबर का ये व्यक्ति बना है, ठीक है, जिन्होंने 100 विक्ट्रीज है अपने हासिल कर रखी है। विच इज द थर्ड राउंड विथ ओवर द म्योमर करके है। नोवाक हैज वॉन द 7 ऑफ इट्स 24 द ग्रांड स्लैम टाइटल, ठीक है। तो उन्होंने वॉन किए, 7 भी उन्होंने वॉन किए, ठीक है। तो ये बात हो गई स्पोर्ट्स के बारे में। देखो स्पोर्ट्स के अंदर मैं क्रिकेट की ज़्यादा न्यूज़ नहीं लाता क्योंकि अपने एग्जाम में इतना क्रिकेट के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलो, तो इसी प्रकार आज का आपका सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ थी, ठीक है। आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, सेशन को आप शेयर करना, लाइक भी करना, और अगर आप अभी तक चीज़ों को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो भी आप करना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और एक और चीज़, सेशन पढ़ने के बाद पीपीटी आपको मिल जाएगा और आपको अपना जो एक पूरा टेस्ट है वो भी देना है, जिससे आप अपने आप को खुद को एवेल्यूएट कर पाएगी भैया हमने कितना पढ़ा है। और आप देखना जैसे ही आपका मेंस आएगा, चाहे बैंक का एसएससी, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पीडीएफ या पीपीटी में से आपको मिलेगा इस सेशन। तो इस सेशन आपके जो आप अचीव करना चाहते हो और गवर्नमेंट जॉब उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।